हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस चैप्टर को आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज इस लेक्चर के अंदर हम मीनिंग समझेंगे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इसकी कंडीशंस देखेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखी हुई है, जो एग्जाम में आती हैं। तो एग्जाम पर्पज से, कॉन्सेप्ट के पर्पज से, थ्योरी के पर्पज से ये लेक्चर, आज का लेक्चर एग्जाम पर्पज से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, इससे पहले मैंने चैप्टर कराया था इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपने वो चैप्टर नहीं दे रखा है तो आप वो ज़रूर देख लेना। उन लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर जो भी मैं यहाँ कराता हूँ वो नोट्स वगैरह आपको चाहिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब चैनल का नाम है CWG for BCom और टेलीग्राम चैनल का भी आईडी यही है, CWG for BCom। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो रिडम्पशन वर्ड है इसका मतलब क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स का तो मतलब आपको पता ही होगा, दो टाइप के शेयर होते हैं, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। उसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो रिडम्पशन है उसका पे मतलब होता है रीपे। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपे, यानी कि कोई पैसा लिया तो उसको रीपे करना, वापस रीपेमेंट कर लेना उसका। ओके, ठीक है। तो रिडीम या रिडम्पशन या रिडम्पशन बोलो या रिडीम वर्ड बोलो, इसका मतलब होता है रीपेमेंट या रीपे। हम जब शेयर्स को इशू करते थे, शेयर्स को इशू करना, इशू के टाइम क्या होता था आपको पता है। जो कंपनी है जो शेयर इशू कर रही है वो किसको करती थी? पब्लिक को मान लेते, उसने शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिए या इक्विटी शेयर इशू कर लिए, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर मान लेते। तो कंपनी शेयर इशू करती थी, शेयर्स जाता था और उसके बदले में कंपनी के पास में पैसे आते थे, मनी आती थी, फंड आता था, कैपिटल आती थी, तो हम शेयर कैपिटल बोलते थे। अब यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर शेयर किसके पास है? इन शेयर होल्डर्स के पास है, इनको बोलते थे शेयर होल्डर्स। तो शेयर्स पड़ा इन शेयर होल्डर के पास में और इन शेयर होल्डर्स का पैसा पड़ा है, फंड पड़ा है कंपनी के पास में, जिसको हम बोलते थे शेयर कैपिटल। ओके, अब कंपनी क्या करती है? इस शेयर कैपिटल जो आई है, जो फंड आया है, उससे बिजनेस करती है और एंड में डिविडेंड जो है वो इनको पे करती है शेयर होल्डर्स। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, जिस दिन कंपनी को जो शेयर कैपिटल है, जो फंड इन शेयर होल्डर से लिया है, वो इन्हें वापस रीपे करना पड़ेगा। इसी को ही बोलते हैं रिडीम या इसी को बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। रिडम्पशन के केस में क्या होगा तो देखना। रिडम्पशन के केस में ये कंपनी है और ये है आपके शेयर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो अब ये नहीं, शेयर होल्डर के पास में क्या पड़ा है? शेयर्स पड़े हैं। तो अब ये शेयर होल्डर क्या करेंगे? इस कंपनी क्या करेगी? इन शेयर होल्डर से शेयर ले लेगी। देखो, शेयर्स वापस आएगा, इस बार जितने भी शेयर्स है वो ले लेगी और इन्हें अपना पैसा वापस दे देगी, इनका फंड इन्हें लौटा देगी। इसी सिचुएशन को बोलते हैं रिडम्पशन। तो सिंपल सा मतलब है, जब शेयर्स इशू होते हैं तो कंपनी के पास फंड आता है और शेयर जाता है। लेकिन रिडम्पशन के केस में उल्टा हो जाता है, कंपनी के पास जो पहले से फंड पड़ा है वो कंपनी लौटा देती है और शेयर होल्डर के पास में जो शेयर पड़ा है उसे वापस ले लेती है। ओके, रिडम्पशन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे शेयर इशू किए जा सकते थे दो तरीके से, वैसे शेयर इशू किए जा सकते थे तीन तरीके से। एक तो होता था एट पार, ऑन डिस्काउंट एंड ऑन प्रीमियम। आप जानते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी आज के टाइम में डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू नहीं कर सकती। स्वेट शेयर जो होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, उनको इशू किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर को तो नहीं कर सकती, इक्विटी शेयर को तो बिल्कुल नहीं कर सकती डिस्काउंट में, पब्लिक में इशू। एट पार और प्रीमियम पे इशू कर सकती। एट पार का मतलब होता था अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये और उसकी इशू प्राइस है 10 रुपीज़, यानी कि 10 का शेयर इशू भी 10 में किया जा रहा था, इसको एट पार इशू करते थे। इसमें कंपनी को ना प्रॉफिट होता था ना लॉस होता था। डिस्काउंट के केस में होता यह है कि 10 का शेयर 9 में इशू कर दिया जाता था, तो 1 रुपये का कंपनी को लॉस होता था, जिसको हम डिस्काउंट बोलते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया
कि कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। प्रीमियम का मतलब है 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर कितने में इशू कर रहे हो, मान लेते हैं 12 रुपये में इशू कर रहे हो, तो 2 रुपये का कंपनी को प्रॉफिट हो। तो यहाँ 2 रुपये का कंपनी को प्रॉफिट हो गया और कंपनी एट पार और प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती। शेयर इशू करने के केस में एट पार पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता था, डिस्काउंट पे कर ही नहीं सकती, अगर कर सकती तो लॉस होता। प्रीमियम पे कर सकती है और प्रीमियम पे शेयर इशू करने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट होता है, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आ जाते हैं रिडम्पशन के केस में। रिडम्पशन के केस में देखिए बेटा, अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं शेयर्स का, तो रिडम्पशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एट पार कर सकते हैं, ऑन डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, बट समझाने के लिए मैं यहाँ जरूर लिख दिया है, ऑन प्रीमियम कर सकते हैं। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता, इक्विटी शेयर का तो सीधा डिसोल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट पार का मतलब हो गया फेस वैल्यू है 10 रुपये और इशू प्राइस है, अगर किसी इशू नहीं रिडम्पशन प्राइस, अब यहाँ पर इशू तो कर नहीं रहे हैं, तो कौन सी प्राइस हो जाएगी, रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। यानी कि 10 रुपये की चीज़ है और कंपनी उस शेयर को वापस ले रही है और उसके बदले में वापस कितने रुपए दे रही है, 10 रुपये ही दे रही है, तो कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है और कंपनी उसके बदले में, क्योंकि शेयर इस बार किसके पास पड़ा है, शेयर होल्डर के पास पड़ा है, और कंपनी उसके बदले में दे रही है 9 रुपये। तो कंपनी 10 रुपये की चीज़ ले रही है लेकिन उसके बदले में केवल 9 ही दे रही है, तो इस बार कंपनी अगर डिस्काउंट पे रिडम्पशन कर सकती तो कंपनी के लिए ये प्रॉफिट होता, कितने रुपए का, 1 रुपये। और ये का ये देखिए, अगर इशू कर सकती डिस्काउंट पे तो लॉस होता। अगर शेयर इशू किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पे तो लॉस है, लेकिन रिडम्पशन किया जा रहा है डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट है। लेकिन अभी रिडम्पशन नहीं कर सकती कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे। प्रीमियम की बात करूं तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है जो कि शेयर होल्डर के पास में पड़ा है, कंपनी उसके बदले में 12 रुपये देने को तैयार है, यानी कि 2 रुपये कंपनी ज़्यादा दे रही है, तो कंपनी को हो गया लॉस। तो आप देख रहे हैं रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करते हैं तो लॉस होता है और इशू अगर प्रीमियम पे करते हैं तो प्रॉफिट होता है। ओके, सो आइए अब हम रिडम्पशन के केस में चलते हैं और रिडम्पशन के केस में हम कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस दे रखी हमको कंपनीज एक्ट 2013 के जो रूल नंबर है या जो सेक्शन नंबर है वो है आपका लीगल प्रोविजन से सेक्शन नंबर 55, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आपको दे रखी कंडीशंस और एग्जाम पर्पज से ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, आप सेक्शन सही समझा देना, नंबर आ जाएंगे। तो क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस शर्तें, रिडम्पशन करने की क्या शर्तें हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट, जो इस भी शेयर का आप रिडम्पशन कर रहे हो वो फुली पेड शेयर होने चाहिए। फुली पेड शेयर का है ना, जो रिडम्पशन किया जा सकता है उन्हीं शेयर का रिडम्पशन किया जा सकता है जो फुली पेड हो। अगर कोई शेयर फुली पेड नहीं है तो उसका रिडम्पशन नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर फुली पेड क्या होता है, देखो अपन इशू जब भी शेयर को करते हैं ना, किसी भी शेयर को, जैसे कोई 10 रुपये का शेयर उसको इशू कर रहे हैं तो कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगाते हैं, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मंगाते हैं, कुछ पैसा हम कॉल्स पे मंगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन मंगा लिया, अलॉटमेंट मंगा लिया और कॉल अभी तक ड्यू पड़ी है और अभी तक हमने केवल 7 रुपये मंगाए हैं, तो ये फुली पेड नहीं है, ये फुली पेड नहीं है। इन शेयर्स का हम रिडम्पशन नहीं कर सकते, पहले हमें ये फर्स्ट कॉल भी मंगानी पड़ेगी, पूरे 10 रुपये मंगाने पड़ेंगे, फुली पेड हो जाएगा जब, तब इसका रिडम्पशन कर सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि शेयर जो है वो फुली पेड होना चाहिए, तब भी उसका रिडम्पशन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट अगर कंडीशंस की बातें करते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीजें जो आपको समझानी है कि रिडम्पशन जो है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आप कर रहे हो ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए एओए के अंदर। एओए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब आपको पता है 2 तरह के डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, एक होता है एमओए और एक होता है एओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
तो AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि आप शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर चलते हैं। थर्ड नंबर कंडीशन है टाइम पीरियड के ऊपर, कि जो टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब आप अगर इशू कर रहे हो रिडम्पशन, इशू कर रहे हो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, पहले इशू करने पड़ेंगे तब भी आप उसका रिडम्पशन कर सकते हो, वरना तो कर नहीं सकते। तो आप इशू कर रहे हो, मान लेते हैं 2010, ठीक है, 2010 में, तो इसका रिडम्पशन कब करना है? तो उस रिडम्पशन का मैक्सिमम जो टाइम है वो है 20 ईयर, यानी कि आपका हो गया 2030 तक आपको रिडम्पशन कर लेना है, यानी कि लोगों का पैसा वापस लौटा देना है। तो 20 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड दे रखा है रिडम्पशन के लिए। उसके बाद आप रिडम्पशन नहीं करना, आपको पहले से, उससे 20 साल से पहले या 20 साल कंप्लीट होने पर आपको रिडम्पशन कर लेना है। लेकिन आपकी कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में का लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो फिर आपके लिए ये पीरियड 30 ईयर बढ़ा के मैक्सिमम रिडम्पशन का पीरियड कर दिया गया है। वैसे कोई भी कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उस टाइम ही बता देती है कि उनका रिडम्पशन कितना कब होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, फिर बात करते हैं हम कुछ चीज़ों और की, कि आप जो रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, वो कैसे करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ कंडीशंस और दे रखी है। ये दे रखी है रूल नंबर 9 ऑफ कंपनीज रूल, कंपनीज रूल्स 2014। तो रूल नंबर 9 के अंदर कुछ कंडीशंस और दे रखी है। वो कंडीशन ये है कि आप रिडम्पशन करने से पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तो ये है स्पेशल रिजोल्यूशन, जो आपको याद रखना है। स्पेशल रिजोल्यूशन ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ स्पेशल रिजोल्यूशन आखिर होता क्या। तो स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि SR आपको पास करवाना पड़ेगा कहाँ पर, AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। हर साल एक मीटिंग होती है जिसको बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं, और कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो उसमें वोटिंग के थ्रू डिसीजन होता है। तो वहां पर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास करवाना होता है। रिजोल्यूशन को हिंदी में प्रस्ताव बोलते हैं। ये रिजोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है OR, कोई भी रिजोल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कोई भी प्रस्ताव जिसके ऊपर डिसीजन लेना है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है OR, एक होता है SR। OR का मतलब होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और SR का मतलब होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होता है उसमें वोटिंग करवाई जाती है, और वह ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तभी पास माना जाता है, यानी कि उसको क्लियर माना जाता है जब उसके फेवर में 51% वोटिंग आती है। जैसे कोई मान लेते हैं बड़ी मशीन खरीदनी है और इसमें अब शेयर्स होल्डर की जो है परमिशन चाहिए, तो AGM यानी कि मीटिंग हेल्ड की जाती है, सारे शेयर होल्डर मीटिंग में आते हैं और फिर वोटिंग कराई जाती है कि भैया मशीन बाय करनी है, इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट है, करें या नहीं करें। अब शेयर होल्डर ने फॉर एग्जांपल के लिए वोटिंग के अंदर वहाँ पर 50% वोट आ गए या 60% वोट आ गए फेवर में, 60% वोट फेवर में आ गए, तो इसका मतलब आपका OR पास हो गया, क्योंकि कम से कम 51% फेवर में वोटिंग चाहिए थी। अगर 40% ही वोट आए तो फेवर में और 60% अगेंस्ट आए तो फिर वो मामला कैंसिल हो जाएगा, OR पास नहीं हुआ, अब वो मशीन आप बाय नहीं कर सकते, वो खर्चा नहीं कर सकते। ऐसे के ऐसे स्पेशल रिजोल्यूशन भी होता है, लेकिन इसमें वोटिंग पावर जो है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो 75% वोट आपके फेवर में आने चाहिए, तभी आप रिडम्पशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना ही पड़ेगा। समझ आया? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए रूल नंबर 9 ऑफ कंपनी रूल्स 2014 के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना जरूरी है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया जाना चाहिए। डिफॉल्ट, कई बार कंपनी क्या कर देती है, डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट के अंदर। किस चीज़ के पेमेंट के अंदर? डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड को पे करने में डिफॉल्ट किया है तो कंपनी रिडम्पशन नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर का।
पहले वो जो भी डिफॉल्ट किया उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जाते जाते मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ इससे रिलेटेड। वो पॉइंट नंबर मैं 5th करता हूँ, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी आप देखिए, अगर आपको रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप वो 3 तरीके से कर सकते हैं। वो तीनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक कर सकते हैं आप आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप बोलोगे आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्या होती है? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हो गया ऐसे प्रॉफिट जिससे आप डिविडेंड का पे कर सकते थे, लेकिन आपने डिविडेंड पे नहीं किया शेयर होल्डर की मर्जी से, और वो आपके पास में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर आपका जनरल रिजर्व आ गया, पीएनएल आ गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया, है ना। बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। एक ध्यान रखना आप, रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं, रेवेन्यू रिजर्व्स। तो उन रेवेन्यू रिजर्व्स का यूज करके आप अपने जो प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि रिडम्पशन करते के टाइम में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये सब क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट है, आप क्या करो, फ्रेश शेयर इशू कर दो। आपने नए शेयर इशू कर दिया और उससे जो पैसा आया उससे आपने जो रिडम्पशन कर दिया अपने प्रेफरेंस शेयर्स का। या फिर अगर कन्वर्जन वाला ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप पुराना शेयर ले रहे हो और उसकी जगह नया शेयर या नया डिवेंचर दे रहे, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है और अगर शेयर होल्डर सहमत हो जाए तो आप कन्वर्जन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जो मेथड्स हैं, CRR क्या है, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, फ्रेश शेयर इशू कैसे कर सकते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, इनकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है, और बैलेंस शीट पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमसे फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव, वो भी तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। वहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अभी लाइव बैच चल रहे हैं, ठीक है, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड